सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। माय नेम इज़ ब्रज मोहन जोशी। तो आज हम लोग अपनी बायोलॉजी सीरीज़ का लेक्चर 2 लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरे के पूरे पाचन तंत्र को आज डिटेल में पढ़ के उस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग न्यूट्रिशन वगैरह के बाकी छोटे मोटे टॉपिक्स करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये सेकेंड लेक्चर से शुरू कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमारा फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए इसी लेक्चर सीरीज़ का, क्योंकि बिना उसको समझे आपको समझ में नहीं आएगा। जो लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आपको एक लिंक मिलेगा यहाँ पर टेलीग्राम का, उस लिंक को क्लिक करके हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है ऑनलाइन गुरुजी ऑफिशियल। और जितने भी लोग स्टडी मटेरियल चाहते हैं, जनरल स्टडीज़ वगैरह का फ्री स्टडी मटेरियल, वो एक और लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा फ्री स्टडी मटेरियल, चाहे वो करंट से हो चाहे वो स्टैटिक से हो, उसको क्लिक करके आप लोग वहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। इसके अलावा आज का जो भी लेक्चर होगा उसका पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। कल मैंने बोला था कि मैं पीडीएफ 9 बजे दूंगा, तो बहुत सारे बच्चों ने बहुत ज़्यादा लेट ज्वाइन किया ग्रुप को, तो मुझे बार बार वो पीडीएफ फाइल सेंड करनी पड़ी। तो आज मैं क्या करूँगा, आज मैं पूरा लेक्चर पढ़ लेंगे और कल मॉर्निंग आपको 10 बजे उसकी पीडीएफ मिलेगी। अब हर दिन क्या होगा कि लेक्चर के बाद पहले आप पूरा लेक्चर वीडियो से उसको खुद समझने की कोशिश करना, दूसरे दिन 10 बजे आपको उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी। रात को नहीं मिलेगी क्योंकि बार बार फिर वो भेजना पड़ता है, तो मैंने उसका टाइम फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो फर्स्ट लेक्चर आप देख के आइए और उसके बाद सेकंड लेक्चर पे आइए। तो कल फर्स्ट लेक्चर में मैंने डायग्राम के थ्रू आपको पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाया था। तो वहाँ पर हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम को शुरू किया था, यानी कि जो भोजन यानी कि आहार नली है, पूरे के पूरे आहार नली को हमने समझा था। ठीक है ना, तो जिसमें हमने ऑसोफेगस ग्रसिका के बारे में पढ़ा, आमाशय यानी कि स्टमक के बारे में पढ़ा, उसके बाद अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास के बारे में पढ़ा, उसके बाद यकृत यानी कि लिवर के बारे में पढ़ा, पित्ताशय यानी कि जो पित्त की थैली होती है उसके बारे में पढ़ा, छोटी आंत के बारे में पढ़ा, बड़ी आंत के बारे में पढ़ा। तो वो सब आप वहाँ से देख लीजिए। क्लियर। तो आज हम क्या करेंगे कि जो आपकी आहार नाल होती है यानी कि एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें कई तरह की पाचन ग्रंथियां होती हैं। तो ये पाचन ग्रंथियां क्या करती हैं, भोजन को पचाने में यानी कि फूड के डाइजेशन में दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द फूड। वो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं ग्रंथियां। इनके द्वारा अलग अलग जो एंजाइम हैं वो रिलीज किए जाते हैं, यानी कि उनका स्राव होता है, तो हम लोग पढ़ेंगे। और याद रखना, जो भोजन की जो पाचन प्रक्रिया है वो आपके मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है ना, यानी कि मुख से ही पाचन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ पाचन प्रक्रिया आपकी जो है वो आमाशय यानी कि स्टमक में होती है, और कुछ पाचन प्रक्रिया आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होती है। ठीक है, बड़ी आंत के अंदर कोई भी पाचन प्रक्रिया नहीं होती है, तो वो सब उसके बाद में डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी हम ग्रंथियों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग लार ग्रंथियों के बारे में कल भी पढ़ा था, तो छोटा मोटा उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो आमाशय का म्यूकोसा मैंने आपको कल बताया था, उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं और कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं उन ग्रंथियों में, और उनसे क्या क्या पदार्थों का स्राव होता है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लिवर को यानी कि यकृत को, और उसके बाद अपनी पेंक्रियास को, अग्नाशय को। इन सब को पढ़ने के बाद फिर हम लोग 4 चरणों में पाचन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले फटाफट, क्योंकि आपने कल पढ़ा ही है, तो जो लार ग्रंथियां होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पैरोटिड, जो कि गाल के पास होती है, सब मैक्सिलरी यानी कि जबड़े के पास, सबलिंगुअल यानी कि जीभ के पास। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इनको एज इट इज पढ़ें, क्योंकि इनके अगर आप हिंदी में नाम पढ़ेंगे तो इतना कंफ्यूज होंगे। ठीक है ना, उसको आपको लगेगा कि उससे अच्छा तो जो है अंग्रेजी ही सही है। जैसे कि कल मैंने आपको बताया, कल जब हमने डेडेनम और जेजेनम वगैरह पढ़ा था, तो आपने उनके हिंदी नाम देखे होंगे, तो काफ़ी अटपटे नाम है वो, तो इसी तरह से उनको फॉलो किया जाता है। तो ये 3 तरह की आपकी लार ग्रंथियाँ होती हैं। एक दिन में 1 से 1.5 लीटर तक लार हमारी बनती है। ठीक है ना, देखिए एक बात इसमें जरूर याद रखिए, जो मैं लिख नहीं रहा हूँ वो मैं आपको नोट्स में मिल जाएगा पीडीएफ में। लार में 99% आपका पानी होता है, बाकी अलग अलग टाइप के कुछ आयंस होते हैं। ठीक है ना, जैसे क्लोराइड उसके अंदर होता है, ठीक है ना, सोडियम आयन उसके अंदर होता है, पोटेशियम आयन होता है, बाइकार्बोनेट आयन होता है, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, वो छोटी मोटे जो तथ्य हैं। अच्छा, लार के अंदर 3 प्रमुख प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला होता है टाइलिन, दूसरा होता है लाइसोजाइम, और तीसरा होता है म्यूसिन। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा देख लीजिए, ठीक है, बोर्ड की तरफ, अगर नहीं दिख रहा है तो। ठीक है, तो आप देखिए, लार के अंदर 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक होता है आपका टाइलिन, ठीक है,
दूसरा टाइलिन को सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं, दूसरा होता है लाइसोजाइम और तीसरा होता है म्यूसिन। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब देखिए जो टाइलिन का काम है, टाइलिन क्या करता है, ठीक है, अभी हम बताएंगे उसको डिटेल में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड को मिटा देता हूं और थोड़ा से फैक्ट्स आपको डिटेल में बता देता हूं। ठीक है, पहले आप समझ लीजिए फिर मैं लिख के बता दूंगा। टाइलिन जो है वो, टाइलिन का काम क्या है, सबसे पहला जो पाचक एंजाइम होगा आपकी मुख के अंदर यानी कि मुंह के अंदर, वो टाइलिन ही होगा। ठीक है ना। तो वो स्टार्च को, जो टाइलिन है, टाइलिन जो है सबसे पहले जो ब्रेक डाउन करेगा वो किसका करेगा, टाइलिन ब्रेक डाउन करेगा। देख लीजिए वहां पे टाइलिन जो ब्रेक डाउन करेगा वो स्टार्च का करेगा और स्टार्च को बदलता है माल्टोज में। तो अभी मैं लिख दूंगा, सुन लीजिए उसको। टाइलिन जो है स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। माल्टोज एक तरह की शुगर होती है, शर्करा होती है। उसके बाद दूसरा एंजाइम होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जो आपके भोजन के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं, वायरस नहीं बैक्टीरिया, जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं या अन्य तरह के जो परजीवी होते हैं, स्पेशली बैक्टीरिया, उनको लाइसोजाइम मारता है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम होते हैं लेकिन आपकी परीक्षा के लिए यही महत्वपूर्ण है, लाइसोजाइम। और तीसरा होता है म्यूसिन। जो तीसरा एंजाइम होता है म्यूसिन, म्यूसिन क्या करता है, आपके भोजन को मतलब गीला करता है। गीला करने का मतलब क्या है, ताकि आप उसको आसानी से निगल सको। तो उसमें जो है यानी कि एक तरह का वाटरी बनाता है फूड को, म्यूसिन एंजाइम। तो ये तीनों के फंक्शन आपको नोट्स में मिल जाएंगे। टाइलिन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है यहाँ पर। थोड़ा सा मैं इसको मिटाऊंगा, ठीक है, ताकि मैं इसको और डिटेल में समझा सकूं। ठीक है, तो बाकी तो आप सुनते रहिए, सुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ पीडीएफ देखेंगे ग्रुप से तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, जब तक लेक्चर नहीं सुनेंगे पीडीएफ तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो जो स्टार्च होता है, ठीक है ना, वो किस में बदलता है, मैंने आपको बताया था माल्टोज में। क्लियर है कि नहीं है। तो स्टार्च है, स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है आपका माल्टोज में, और जो एंजाइम होता है वो होता है टाइलिन, जिसका पीएच मान 6.8 होता है। तो हिंदी में लिख देता हूं उसमें। ठीक है ना, ये स्टार्च हो गया, ये किस में बदल रहा है, माल्टोज में बदल रहा है। ठीक है ना, और एंजाइम जो है टाइलिन है। टाइलिन को हम लोग सलाइवरी अमाइलेज भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो सबसे पहली पाचन प्रक्रिया यहां पर शुरू होती है, स्टार्च ब्रेकडाउन होता है माल्टोज में। अब दूसरी बात याद रखना, जो आपको भोजन हल्का सा मीठा लगता है, जब भी आप भोजन खाते हो तो उसके अंदर जो भी मीठापन आता है भोजन के अंदर, या जो स्वाद आता है जिसको आफ्टर टेस्ट कहते हैं, जैसे आप रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं तो उसके बाद कुछ मीठा मीठा आपकी ज़बान पे लगता है, जिसको हम लोग भोजन का स्वाद कहते हैं, वो इसी टाइलिन एंजाइम की वजह से आता है। उसका कारक भी यही होता है। क्लियर है कि नहीं है। जो टाइलिन एंजाइम है इसका पीएच मान 6.8 होता है। ये जो पाया जाता है वो मानव लार में और जो आपके सूअर होते हैं, ठीक है ना, तो सूअर की लार में भी टाइलिन पाया जाता है, याद रखना। क्लियर। मैन एंड पिग्स, यहां पे मैं लिख देता हूं मैन एंड पिग्स। क्लियर है कि नहीं है। इसके अलावा जो टाइलिन एंजाइम है वो, अभी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आप देख लीजिए। ठीक है, कि टाइलिन आपका आफ्टर टेस्ट यानी कि मीठा मीठा वो करता है और आदमी और सूअर की लार में पाया जाता है। लेकिन जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी, उनकी लार में टाइलिन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, यानी कि नो टाइलिन, टाइलिन बिल्कुल भी नहीं पाया जाएगा। तो इस बात को याद रखना आप लोग। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किनकी लार में आपका टाइलिन एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो वो होते हैं आपके शाकाहारी जीव। ठीक है ना, और मानव और सूअर दोनों ही होते हैं, शाकाहारी भी होते हैं, ओमनीवोरस कहा जाता है उनको, इसलिए उनकी लार ग्रंथियों में ये मिलता है। तो ये सारी जानकारी आपको पीडीएफ से मिल जाएगी। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, साथ साथ आप अपना नोट करते रहें, सुनते रहें इसको, और बाकी आपको पीडीएफ से मिलता रहेगा।
ठीक है, तो वहाँ से आपका ये कवर अप हो जाएगा। तो एक पार्ट तो हमारा ये कवर हो गया, ठीक है ना, यानी कि लार ग्रंथियाँ आ गई। अब आते हैं हम लोग स्टमक के म्यूकोसा में। तो कल मैंने आपको कुछ स्ट्रक्चर बताया था, स्टमक जो पूरी की पूरी आहार नाल होती है, तो आहार नाल के अंदर मैंने बताया था कि जो अंदर की जो परत होती है उसको म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो आप जब देखेंगे आपको पता चलेगा। तो उसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, देखिए सबसे पहले होती है म्यूकस कोशिका, यानी कि म्यूकस नेक सेल बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करती है म्यूकस को। क्लियर है कि नहीं? ये म्यूकस क्या होता है? ये चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि अम्ल वगैरह से जो पेट है उसकी लाइनिंग को जो है वो मतलब उसकी प्रोटेक्शन करता है अंदर से पेट की, ठीक है ना। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को अल्सर नाम की बीमारी हो जाती है, तो वो यही होती है जब ये म्यूकोसा बनना बंद हो जाता है एज के साथ, ठीक है ना, और इसकी जो बाहर की लेयर है वो ख़त्म हो जाती है, तो उसके बाद उन लोगों को पेट में काफ़ी जलन होती है। क्यों? अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि पेट के अंदर जो बनता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। अभी जब हम लोग गैस्ट्रिक जूस के बारे में पढ़ेंगे डाइजेशन में, जठर रस के बारे में, तो उसका बहुत बड़ा योगदान जो है उसमें बहुत बड़ी मात्रा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की होती है जो कि पेट के अंदर बनता है, ठीक है ना। तो आप देखिए ये खाने को पचा देता है, तो कई बार आपके मन में ये सवाल आएगा कि ये फिर हम अपने पेट को ही क्यों नहीं पचा लेते खुद ही? मतलब पेट, जब आप मीट खाते हैं तो पेट भी तो मांस का बना हुआ है ना, मसल्स का बना हुआ है, तो पेट खुद को क्यों नहीं डाइजेस्ट कर लेता? वो इसी म्यूकस की वजह से नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर दूसरी कोशिकाएं होती है जिनको हम लोग पेप्टिक कोशिकाएं बोलते हैं, यानी कि पेप्टिक सेल्स, और इन पेप्टिक कोशिकाओं से बनता है पेप्सिनोजन। याद रखना, अभी सिर्फ अभी आपको इतना पढ़ना है, पेप्सिनोजन, ठीक है ना। तो हिंदी और इंग्लिश में ये सेम रहेगा। पेप्टिक कोशिकाएं क्या बनाती हैं? पेप्सिनोजन बनाती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। अभी पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, वो हम आपको डाइजेशन में बताएंगे। और तीसरी जो कोशिकाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग पेरिटल कोशिकाएं, यानी कि पेरिटल सेल्स, जो कि बनाती हैं पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो कि गैस्ट्रिक जूस का यानी कि जो जठर रस है उसका एक बहुत बड़ा घटक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है ना। तो अभी हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपने जो लार ग्रंथियां वो पढ़ ली, स्टमक के म्यूकोसा के अंदर कौन कौन सी, मतलब जो स्टमक म्यूकोसा की ग्रंथियां होती वो कौन कौन से पदार्थों को उत्पन्न करते हैं, ये भी आपने सीख लिया, ठीक है ना। तो अब हम थोड़ा सा बोर्ड मिटाएंगे आपके लिए और यकृत और अग्नाशय को डिटेल में करेंगे। हाँ, तो चलिए दोस्तों अब थोड़ा सा इस फिगर को देख लेते हैं। ये इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये आपकी जो छोटी आंत है उसका पहला भाग जिसको डिडेनम बोलते हैं, जो कि सी शेप्ड होता है, सबसे ज़्यादा पाचन प्रक्रिया आपकी यहीं पर होगी, ठीक है ना। इसको ग्रहणी बोलते हैं हिंदी में। ये उसके साथ उसकी बिल्कुल इसके ऊपर आपका आमाशय यानी कि पेट होता है और यहाँ पर आपका लिवर है, तो ये पैंक्रियाज है, अग्नाशय, ठीक है ना। अग्नाशय के बाद ये है आपका यकृत यानी कि लिवर, और ये है आपका पित्ताशय, पित्त की थैली। तो इस बात को आप जरूर याद रखना, ठीक है ना। अब समझिए इसको। सबसे पहले क्या होता है, जो पैंक्रियाज है, ठीक है ना, पैंक्रियाज से निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि हिंदी में उसको हम लोग अग्नाशय रस बोलते हैं, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस। क्लियर? और जो लिवर है, लिवर से प्रोड्यूस होता है बाइल, यानी कि पित्तरस, यानी कि बाइल। देखिए याद रखना, बाइल लिवर में प्रोड्यूस होता है। जैसे मैंने आपको ये यहां पर ये दो डक्ट बता दिए, बाइल डक्ट बोलते हैं इनको हम लोग, ठीक है ना। ये देखिए, क्लियर? तो याद रखना कि सबसे पहले आप डायग्राम समझ लीजिए कि पित्त यानी कि बाइल जो है वो लिवर में प्रोड्यूस होता है और उसके बाद वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। समझ में है कि नहीं है? यानी कि पित्ताशय में बाइल इकट्ठा होता है, ठीक है। तो देखिए यहां से ये बाइल आएगा और इधर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो बाइल नली है जिसको बाइल डक्ट बोलते हैं, ये जो आपको दिख रही है ये बाइल डक्ट है और ये आपकी पैंक्रियाटिक डक्ट है, यानी कि ये अग्नाशय नली है और ये बाइल नली है। बाइल डायरेक्टली लिवर से छोटी आंत में नहीं जाता है, पहले यकृत से बाइल जाता है आपके पित्ताशय में और पित्ताशय से फिर यहाँ पर बनता रहता है बाइल। अभी आपको बताएंगे कि बाइल कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं, वो मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इनको हम लोग हिपैटिक कोशिकाएं बोलते हैं। अभी मैं बताता हूँ, पूरा लिखूंगा उसको, उसमें मत जाइए। तो बाइल और पित्तरस, मतलब सॉरी ये बाइल हो गया, पित्तरस और
अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस, दोनों जो है यहां पर आपके ये डोडेनम यानी कि गृहिणी के पास मिलते हैं, यानी कि दोनों की एक कॉमन पैसेज होती है, यानी कि मैक्सिमम जो पाचन प्रक्रिया होगी, सर्वाधिक, ठीक है ना, वो आपकी होती है इस छोटी आंत के इस हिस्से में, इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना। तो ये आपका लिवर है, ये लिवर, अभी हम लिवर के बारे में बताएंगे। लिवर के दो हिस्से होते हैं, दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट लोब, एक होता है लेफ्ट लोब। इसका राइट लोब बड़ा होता है, लेफ्ट लोब छोटा होता है, और राइट लोब के ऊपर वाले भाग में आपकी पित्त की थैली यानी कि पित्ताशय होता है। तो ये तो हो गया लिवर का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में यहां तक आ गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? तो जिन लोगों ने इसका डायग्राम बनाना है वो डायग्राम बना लो, हालांकि आपको नोट्स में डायग्राम मिल जाएगा, जिसको समझना है समझ लो, स्लो करके समझ लीजिए उसको, ठीक है, बार बार रिपीट में नहीं करूंगा, ठीक है। अब फटाफट हम लोग लिवर के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना। लिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे मैं डिस्कस करता हूं, क्लियर है कि नहीं है? तो लिवर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके सामने हैं, ठीक है ना। तो जो लिवर होती है वो आपकी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यानी कि लार्जेस्ट ग्लैंड। पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है ना। ये लार्जेस्ट ग्लैंड जो है, इसका जो वजन होता है वो 1.2 से 1.5 kg तक होता है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? लिवर की रीजनरेटिव पावर बहुत अच्छी होती है, यानी कि लिवर को हम डोनेट कर सकते हैं, ये अपने आप स्वतः ग्रो कर जाता है, ठीक है ना। तो वो तो लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। क्लियर? अब जो लिवर होता है आपका, वो कहां पे लाई करता है? आपके राइट साइड में, यानी कि दाएं तरफ। किसके नीचे होगा ये मतलब जैसे ये राइट साइड है आपका, ठीक है ना। तो राइट साइड होगा, तो राइट साइड में ये डायाफ्राम के नीचे होगा। मैं लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम के पास राइट साइड में आपका जो लिवर है वो सिचुएटेड होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर? तो मैंने आपको बता दिया कि लिवर के दो लोब्स होते हैं, दो लोब्स होते हैं, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। तो इसका जो राइट लोब होता है वो लेफ्ट लोब से बड़ा होता है। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिवर के बारे में, ठीक है। तो मैं मिटा देता हूं उसको, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा लिवर के बारे में। मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए, अब जो लिवर प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो यकृत बनाता है, वो बनाता है पित्तरस, यानी कि बाइल। अब बनाता तो यकृत है, यानी कि लिवर है। तो लिवर में हिपैटिक सेल्स, हिपैटिक यानी कि हिपैटिक कोशिकाएं बनाती हैं किसको? आपके बाइल को। समझ आया कि नहीं है? क्लियर है कि पित्त रस को बनाती हैं, ठीक है ना। तो याद रखो यकृत के अंदर, अच्छा जो ये पित्त रस होता है ये हल्का पीला रंग का होता है, यानी कि येलोइश। क्लियर है कि नहीं है? अच्छा, उसके बाद लिवर से पित्तरस कहां जाएगा? पित्ताशय में जाएगा, यानी कि गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर किस रंग का होता है? वो होता है हल्का हरा रंग, यानी कि ग्रीनिश। ये देखिए ये होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो अभी हम जब पाचन पढ़ेंगे तो हम लोग बाइल
यानी कि पित्त रस, ठीक है ना। बाइल के रोल के बारे में पढ़ेंगे जब आप आगे देख लीजिए पहले इसको, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बाइल जूस के रोल के बारे में आप लोगों के बारे में हम लोग उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बाइल जो है वसा के इमल्सिफिकेशन यानी कि पाइसीकरण में मदद करता है, ठीक है ना, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, क्योंकि फैट तो घुलता नहीं है तो ये फैट के पार्टिकल्स को छोटी 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 ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है बाइल, तो तब जाके हम उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसकी वजह से क्या होता है कि जो वसा जो होती है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि फैट को एब्जॉर्प्शन का काम करता है। इसको हम लोग बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि बाइल का, पित्त का सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो वसा के पाइसीकरण में होता है, ठीक है ना। तो कई सारे आयुर्वेद में पित्त से होने वाले रोग भी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उनका संबंध यहीं से होता है। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक हमको समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं इसको आगे मिटा देता हूं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग देखते हैं लिवर के बाकी फंक्शन। यानी कि यकृत के अन्य कार्य। तो मैं फटाफट थोड़ा सा पॉज करके इसको लिख देता हूं, क्योंकि लिखूंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, फटाफट आपको समझा दूंगा उसके बाद। हाँ दोस्तों, अब फटाफट देखिए, जो यकृत है उसका दूसरा कार्य, अब उसके कार्यों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो एक तो आपने वहां पे पढ़ लिया जो पित्तरस है, बाइल जूस। दूसरा क्या है कि ये रक्त में शक्कर की मात्रा यानी कि ब्लड ग्लूकोज लेवल को नियंत्रित करता है, ठीक है ना। तो देखिए, अगर ब्लड में अत्यधिक ग्लूकोज हो जाए, समझ में आया कि नहीं है, अगर ब्लड में अत्यधिक ग्लूकोज हो जाए तो वही ग्लूकोज को ग्लाइकोजेनेसिस नाम की एक प्रक्रिया से ये जो यकृत है वो ग्लाइकोजन में बदल देता है। यानी कि जब रक्त में शर्कर की मात्रा, ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी तो यकृत एक प्रक्रिया करता है ग्लाइकोजेनेसिस, जहां पर वो क्या करता है, जो ग्लूकोज है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और वो किसकी सहायता से बदलता है, इंसुलिन की सहायता से बदलता है। समझ में कि नहीं है। और इंसुलिन कहां प्रोड्यूस होती है अभी बताएंगे आपको, अग्नाशय पैंक्रियाज, पैंक्रियाज की बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ग्लूकोज का भंडारण करता है। भंडारण कब के लिए करता है, अपने कोशिकाओं में, ताकि कोई इमरजेंसी पड़े, अगर कब भोजन ना लगे तो वहां पर फिर उल्टी प्रक्रिया होती है। तो जब खाने की कमी हो जाती है तो यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में बदलता है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। अब इसमें क्या है, आप इसको अंग्रेजी में याद रखेंगे, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे की इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस, या ग्लाइकोलाइसिस भी बोल देते हैं लोग इसको। तो ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक दूसरे की उल्टी प्रक्रिया है, ठीक है ना। अब यहां पर जो हार्मोन होता है वो इंसुलिन होता है, और यहां पर जो हार्मोन होता है उसको ग्लूकेगॉन बोलते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इंसुलिन जो है रक्त में शर्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है, और जो ग्लूकेगॉन होता है वो रक्त में शक्कर की मात्रा को बढ़ाता है। यानी कि जब खाने के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होगा तो इंसुलिन, और अगर ब्लड के अंदर शुगर कम होगा तो ग्लूकेगॉन। याद रखना, ये दोनों ही हार्मोन अभी आगे बताएंगे आपको, ये पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से ये दोनों हार्मोन बनते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जिन लोगों के शरीर के अंदर बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बन पाता है उनको डायबिटीज टाइप 1 की बीमारी होती है। वो हम लोग जब बीमारियां पढ़ेंगे मिसलेनियस में तो तब करेंगे। और जिन लोगों की बॉडी के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है और इंसुलिन पर्याप्त नहीं हो पाता है उनको डायबिटीज टाइप 2 होती है। तो डायबिटीज होती है इंसुलिन की कमी से, ठीक है ना। और इंसुलिन कहां बनता है, आपके पैंक्रियाज में बनता है। कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं इंसुलिन को, बीटा कोशिकाएं। और ग्लाइकोगन को कौन सी कोशिकाएं बनाती हैं, अल्फा कोशिकाएं। समझ में आया कि नहीं है। तो दोनों ही एक दूसरे की प्रोसेस उल्टी होती हैं। तो लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लिवर क्या करता है, ग्लाइकोजेनेसिस से, रक्त से इंसुलिन की सहायता से जो शुगर है
उसको निकाल के ग्लाइकोगॉन के फॉर्म में स्टोर कर देता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो ब्लड शुगर कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ होती हैं, ठीक है, जैसे मेटामॉर्फिन है, तो वो कहाँ काम करती हैं, इस पूरे को हम लोग हिपैटिक पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। यानी कि लिवर के अंदर क्या होता है, अगर मैं शॉर्ट डायग्राम में समझूं तो जो रक्त है आपका, जैसे आरओ होता है ना आपकी बॉडी के, मतलब घर के अंदर, तो आरओ से गंदा पानी होके जाता है तो पूरा फिल्टर होके बाहर निकलता है, ठीक है। वैसे ही लिवर के अंदर क्या है, आपकी पूरी की पूरी जो कोशिकाएं होती हैं वो पूरी की पूरी लिवर से होते हुए गुजरती हैं। इसको हिपैटिक पोर्टल हम लोग बोलते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश के अंदर, तो उतना आपकी डिटेल में आपको जाना नहीं है। इसीलिए जितना भी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज लेवल होता है उसको रेगुलेट कौन करता है, लिवर करता है। इसीलिए लिवर के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट फिल्टर होते हैं, समझ में कि नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा अल्कोहल में बहुत ज़्यादा एक्सेस मात्रा में शक्कर होती है, इसीलिए जो लोग शराब पीते हैं उनका सबसे पहले लिवर के ऊपर ही ज़्यादा लोड पड़ता है, क्योंकि लिवर को बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्लाइकोजेनेसिस करना पड़ता है, ठीक है। तो लिवर के अंदर क्या है, अगर लिवर के अंदर खराबी हो गई तो उसको हम लोग लिवर सिरोसिस बोलते हैं, बीमारियों में पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर लिवर के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जीवाणु का तो उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं, तो वो भी हम लोग बीमारियों में आगे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको लिवर का एक रोल समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। हम लोग बाकी रोल्स के लिए मैं दोबारा बोर्ड को मिटाऊंगा, लिखूंगा, ठीक है, वीडियो पॉज करूंगा, उसके बाद फिर आपको समझाऊंगा ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। हाँ जी, तो देखिए दोस्तों, इसके अलावा लिवर के क्या फंक्शन होते हैं। लिवर क्या करता है, जो आपकी आरबीसीज डेड हो जाती हैं उनसे हीमोग्लोबिन को कलेक्ट करता है, और हीमोग्लोबिन से कलेक्ट करके वो उसको बाइल सॉल्ट में मिला देता है, यानी कि जो पित्त लवण होता है उसमें मिला देता है, ठीक है ना। तो ये काम होता है इसका। उसके बाद क्या है कि लिवर हिपेरिन प्रोड्यूस करता है। हिपेरिन क्या करता है, रक्त के थक्कों को बनने नहीं देता है धमनियों और नसों के अंदर, यानी कि आर्टरीज एंड वेन्स के अंदर ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। उसके बाद जो फीटस होता है उसके भ्रूण में आरबीसीज बनती हैं। जैसे यंग जो अडल्ट्स होते हैं, अडल्ट्स के बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण बनते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भ्रूण के लिवर में आरबीसीज बनती हैं। ये विटामिन ए का संश्लेषण करता है बीटा कैरोटीन से, जो कि गाजर में भी पाया जाता है, ठीक है ना। वसा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन और विटामिन जैसे कई और पदार्थों को लिवर अपने आप में स्टोर करके रखता है। तो ये इसके अगले 4 फंक्शंस हो गए। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग फटाफट क्या करेंगे, लिवर भी हमारा हो गया, लिवर के सारे फंक्शन हो गए। अब आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है कि पीलिया का रोग कैसा होता है, वो आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग सीधे चलते हैं पैंक्रियाज की तरफ। अब देखिए दोस्तों, अग्नाशय को देखिए, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक एंडोक्राइन यानी कि अंतःस्राव ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन भी है, यानी कि उससे अग्नाशय अल्म यानी कि पैंक्रियाटिक जूस, सॉरी अग्नाशय रस निकलता है, रस। इसके बारे में भी हम जब पाचन प्रक्रिया पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फिलहाल पैंक्रियाज से 3 तरह के उसके अंदर कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं, बीटा कोशिकाएं और डेल्टा कोशिकाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन बनता है, अभी मैंने आपको बताया। बीटा कोशिका से इंसुलिन, ये रक्त में शक्कर की मात्रा को नियंत्रित करता है और ये रक्त में शक्कर की मात्रा को बढ़ाता है। और डेल्टा कोशिकाओं से निकलता है सोमैटोस्टेनिन, ठीक है ना, यानी कि ये बाकी अन्य हार्मोन्स को रिलीज होने में, यानी कि पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैंने कल आंत ग्रंथियां बताई थी आपको, बर्नर ग्लैंड और क्रिप्ट्स ऑफ लिवर को बताया था, तो वो हमने कल पढ़ लिया था कि किस तरह से वो म्यूकस के सिक्रेशन में, ठीक है ना, और गैस्ट्रिक जूस के उसमें हेल्प करती हैं। तो ये हमारे हो गया था। तो हमारी आंत की मतलब पूरे की पूरी जो आहार नाल है उसके अंदर हमारी सारी ग्रंथियां लगभग हो गई, ठीक है ना। सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए आपका, लिवर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया, पैंक्रियाज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है, और इंटेस्टाइन ग्लैंड्स के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो आज अब हम लोग सिंपल सी इसके बाद पाचन प्रक्रिया करते हैं, जो कि 4 चरणों में विभाजित होती है, ठीक है ना, जहाँ पे आप भोजन का ग्रहण होता है, भोजन का पाचन होता है और उसके बाद फिर एक्सक्रीशन तक हम लोग उसको पूरा का पूरा समझते हैं। तो उसके लिए एक डायग्राम आपके लिए बनाऊंगा और एक ही डायग्राम से कहाँ कहाँ पर कौन सा एंजाइम या कौन सा केमिकल या कौन सा हार्मोन यूज होगा उसको हम समझेंगे। तो थोड़ा सा पॉज करते हैं वीडियो को, देखिए
अब आप पाचन प्रक्रिया को समझिए, और पाचन प्रक्रिया के अंदर मुख्यतः आपके 4 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेस्शन यानी कि अंतःग्रहण, जब आप भोजन को खाते हैं। उसके बाद उसका होता है पाचन यानी कि डाइजेशन। उसके बाद होता है उसका अब एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, जब आपके उससे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है। और उसके बाद होता है उसका निकासी यानी कि एक्सक्रीशन, यानी कि जो भी उसमें वेस्ट पार्टिकल होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, बॉडी उसको बाहर निकाल देती है। कि तो इन 4 चरणों के तहत आपका भोजन गुजरता है, यानी कि पाचन प्रक्रिया गुजरती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना, जब भी आप भोजन खाते हैं और मुंह में हम उसको चबाते हैं, ठीक है ना, उस टाइम जब वो सलाइवा यानी कि लार से मिक्स होता है, तो यहाँ पर उस भोजन को हम लोग बोलते हैं बोलस। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब उसको बोला जाता है बोलस। ठीक है ना। अब वो क्या होगा, ऑसोफेगस ग्रसिका से नीचे जाएगा। ठीक है ना। तो ग्रसिका का जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टेटिक मूवमेंट उसको बोलते हैं, यानी कि ग्रसिका फोल्ड होती, मतलब आप किसी इंसान को उल्टा भी लटका दोगे तब भी वो खाना खाएगा तो उसके पेट में ही जाएगा खाना, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ना। तो ग्रसिका क्या करती है, एक पेरिस्टेटिक मूवमेंट चलाती है और तब जाके भोजन पेट में जाता है, जहां पर वो 5 से 10 घंटे रहता है। ठीक है। तो वहां पर अलग अलग रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद भोजन को काइम कहा जाता है। याद रखना, ये 2 क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आमाशय के अंदर भोजन को क्या कहा जाता है, काइम कहा जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग भोजन को मुंह से आमाशय यानी कि स्टमक तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर इसके अवशोषण तक हम लोग पहुंचेंगे। ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि पाचन प्रक्रिया मुंह से शुरू हो जाती है, इसीलिए भोजन को बार बार चबा चबा के खाना चाहिए। ठीक है ना। वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि स्टार्च किस तरह से माल्टोज में कन्वर्ट होता है। क्लियर है कि नहीं। अब उसके बाद जो मुंह के अंदर क्या है, स्टार्च का लगभग जो पाचन होता है वो मुंह के अंदर ही होता है। ठीक है। प्रोटीन का या फिर फैट्स का जो भी पाचन होगा वो आपके पेट के अंदर ही होगा। यानी कि प्रोटीन, अगर आप प्रोटीन युक्त भोजन खा रहे हैं, अगर उसको आप चबाएं भी नहीं तब भी वो जाके उसका पाचन शरीर मतलब आपके पेट में ही होगा। ठीक है ना। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है जिन फूड्स में, खासकर जिनमें स्टार्च है, वो आपको अच्छी तरह से मुंह के अंदर ही चबाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका जो पाचन होगा वो मुंह के अंदर ही ज़्यादातर होगा, नहीं तो वो भोजन पचेगा नहीं आपको। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जब आप आमाशय के अंदर भोजन जाता है तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, आपने रटना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सबसे पहला जो एंजाइम आएगा पेप्सिन। ठीक है ना। तो क्या होता है, स्टमक के अंदर एक जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है, पेप्सिन जो एंजाइम बनता है, ये पेप्सिनोजन मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले, आप देखना वहां पर। पेप्सिनोजन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलता है तो पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदल जाता है। तो ये पाचन करता है प्रोटीन का, और प्रोटीन को ये कन्वर्ट करता है पेप्टोन्स में, यानी कि प्रोटीन कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पेप्टोन्स, यानी कि वो उनका एंड प्रोडक्ट हो जाता है। यानी कि आप उसको अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे प्रोटीन पच के क्या बनते हैं, तो वो हो जाते हैं अमीनो एसिड। उसके बाद दूसरा जो होता है वो रेनिन होता है, दूसरा एंजाइम, जो कि प्रोरेनिन नाम का एक एंजाइम बनता है उसके अंदर, हमारे पेट के अंदर यानी कि आमाशय के अंदर, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिक्स होगा। और रेनिन जो है वो जो दूध का जो प्रोटीन होता है केजिन, मिल्क केजिन को कन्वर्ट करता है पैराकेजिन में, यानी कि वो दही की तरह उसको जमा देता है। समझ में है। इसीलिए आपने देखा होगा जो वयस्क लोग होते हैं उनको दूध नहीं पच पाता है, क्योंकि उनके आमाशय में ये रेनिन नाम का एंजाइम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, ये जो गाय के बछड़े होते हैं, उनके पेट में ये जो एंजाइम है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर भी जठर रस का उपयोग है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रेनिन मिल्क केजिन को पैराकेजिन में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि दही की तरह बन जाता है। ठीक है ना। उसके बाद तीसरा जो एंजाइम होता है इसके अंदर होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। जो तीसरा एंजाइम होगा उसको हम लोग बोलेंगे गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, जो फैट्स होते हैं, वसा होते हैं, वसा को वसा अम्लों में कन्वर्ट कर देता है। ये मैं आपके एग्जामिनेशन की डिमांड के हिसाब से बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हालांकि उनको ट्राइग्लिसराइड डाइग्लिसराइड भी बोलते हैं। ठीक है। तो वो जब आप लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं अपना टेस्ट, तो ये फैट मेटाबॉलिज्म को देखता है वो। हमें यहाँ पर सिर्फ क्या समझना है, आपको क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से मुंह के अंदर उसको बोलस बोलेंगे, आमाशय में उसको काइम बोलेंगे। 4 प्रक्रियाओं की तरह पाचन होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन, अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और निकासी। सबसे पहले मुंह में जाएगा, तो मुंह के अंदर मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, टाइलिन नाम का जो एंजाइम होता है 6.8 pH वाला,
उसके बाद जब आमाशय में जाएगा तो वहाँ पर आमाशय के अंदर एक गैस्ट्रिक जूस बनता है, जठर रस जिसको बोलते हैं, जिसमें के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और उसके अंदर कुछ पदार्थ होते हैं पहले से, जैसे पेप्सिनोजन होता है, प्रोनेन होता है। तो ये पेप्सिनोजन पेप्सिन में बदलेगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है और प्रोटीन को वो पेप्टोन में बदलता है। उसी तरह से रेनिन को, यानी कि प्रोनेनिन से रेनिन बनता है, वो केजिन से पेरागेजिन में बनता है। और फिर फैट, जो गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का तीसरा एंजाइम उसके अंदर होता है, वो फैट्स को वसा अम्लों में बदलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम पहुँच गए स्टमक के अंदर। अब हम जाएंगे पेंक्रियास के अंदर, यानी कि अग्नाशय के अंदर, और देखेंगे कि अग्नाशय के अंदर क्या क्या प्रक्रियाएं फॉलो हो रही हैं और उसके अंदर क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं अग्नाशय के अंदर। यानी कि सबसे पहले बात तो यही है कि कौन कौन से उसके अंदर आपके एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, क्योंकि डाइजेशन में एंजाइम्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मिटा देता हूँ मैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों, फटाफट आपका भोजन आमाशय से निकल के आया, ठीक है ना। अब आमाशय से निकल के आएगा वो छोटी आंत के अंदर। अभी तक भोजन मुंह के अंदर था, आमाशय के अंदर जो भोजन आपने देखा, अलग अलग वहाँ पे एंजाइम देखे, तो आमाशय के अंदर भोजन कम से कम 4 से 5 घंटा रहता है। उसके बाद वो आता है छोटी आंत, यानी कि डिडेनम में। अब मैंने आपको इससे पहले डायग्राम में बताया था, डिडेनम में जो पैंक्रियाटिक जूस है और जो बाइल जूस है वो दोनों मिक्स होंगे भोजन के साथ। अब देखिए, जो पैंक्रियाटिक जूस है उसके अंदर फर्दर पाचन होगा तो बनेगा ट्रिप्सिन, यानी कि ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज। इनके हिंदी में भी यही नाम रहेंगे, हिंदी में भी आप इसी प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। अंग्रेजी और हिंदी में साइंस के ये वाले टॉपिक एक जैसे रहेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ इनके नाम लिखने से कोई फायदा नहीं होगा कि मैं ट्रिप्सिन को हिंदी में लिख दूं, ठीक है ना। तो याद रखना, शॉर्ट में वो प्रोटीन को दोबारा से पेप्टाइड में उसका पाचन करेगा। एक प्रोटीन का पाचन तो आपका उसके अंदर हो गया था, कहाँ, स्टमक के अंदर। अब उसको फर्दर डाइजेस्ट करेगा। उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट का एक डाइजेशन तो आपके मुंह के अंदर हो गया था, लेकिन जो हमने पढ़ा था, जो ग्लाइकोजन जो बनता है लिवर के अंदर, ठीक है ना, उसका पाचन, वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो शुगर में कन्वर्ट करेगा पैंक्रियाटिक अमाइलेज। इसीलिए मैंने यहाँ पर डिटेल में नहीं लिखा, आरआरबी, एनटीपीसी और बाकी एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से मैंने बताया कि पैंक्रियाटिक अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलेगा। और पैंक्रियाटिक लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, जो पाइसीकरण यानी कि फैट्स छोटी छोटी बूंदों में जो बदल चुका है, उसको कन्वर्ट करेगा फैटी एसिड्स में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया पाइसीकरण? तो वो किसकी सहायता से करेगा, वो पित्त की सहायता से करेगा, यानी कि बाइल। अच्छा, आपने देखा होगा कि जब फूड स्टमक में था तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से फूड क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है इंपॉर्टेंट, कि जो पित्त रस है, बाइल है, वो फूड को दोबारा से अल्कलाइन बना देता है, यानी कि उसकी जो एसिडिटी होती है, ठीक है ना, यानी कि क्षारीय बना, मतलब उसको क्या है, एसिडिक से अल्कलाइन कन्वर्ट कर देता है, ताकि वो बाकी ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय ना करे, क्योंकि स्टमक के अंदर म्यूकोसा की लेयरिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाइल के दो रोल है, एक तो बाइल पाइसीकरण, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा, और दूसरा बाइल क्या करेगा, जो एसिडिक फूड है उसको अल्कलाइन कन्वर्ट कर देगा। अब पूरी तरह से आपका फूड का जो लास्ट जो पाचन प्रक्रिया है वो डिडेनम, यानी कि छोटी आंत के मुख भाग में रहेगा। अब यहाँ से पाचन होने के बाद जो भोजन जाएगा, ठीक है ना, अब पूरी तरह से भोजन जो है सिंपल पदार्थों में बट चुका है। तो सिंपल पदार्थों में अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्रोटीन पाचन होके क्या बनेगा, तो याद रखना, उसको आप लिखना अमीनो एसिड। प्रोटीन का पाचन होके बनेगा अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा शुगर में, और फैट कन्वर्ट होंगे फैटी एसिड्स में। यहाँ तक बात समझ में आएगी नहीं? अब उसके बाद जो भी एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, वो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, ठीक है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने जो आपको वेली और माइक्रोवेली बताए थे, ठीक है ना, वो क्या करेंगे, भोजन को, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। ब्लड स्ट्रीम के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मतलब कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स आपके एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है ना। उसके बाद जो भोजन है वो छोटी आंत से ट्रेवल करके जाएगा बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर जो उसके अंदर जो पानी है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। और उसको जो है वहाँ पर जो कोलोन है, कोलोन का बैक्टीरिया जो होगा उसको फर्दर एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको करेगा, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करेगा, वहाँ पर बैक्टीरिया खाएगा आपके कोलोन में, जो गूदे के अंदर जो बैक्टीरिया होगा,
ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली फूड जो है वो एनस यानी कि गुदा द्वार के थ्रू बाहर आ जाएगा पच के। तो ये भोजन के पाचन प्रक्रिया है। ये काफ़ी लंबा चैप्टर है भाई साहब, इसको इसीलिए जो है मैं 2 दिन इसमें लिए हैं। और मैं इसको अब क्या है कि कल हम लोग को सर्कुलेटरी सिस्टम करना है। सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपका 20 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो कल इसका न्यूट्रिशन वाला पार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा आपको पहले थोड़ी देर, तो 10-15 मिनट में इसको भी कवर अप करूंगा इसके आगे, क्योंकि वो कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबसे पूरी बायोलॉजी में सबसे लंबा चैप्टर आपका यही है, ठीक है ना। तो आपने देखा हम किस प्रक्रिया से गुजरे और कैसे कैसे गुजरे। बाकी आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। डाउट हो तो टेलीग्राम के ग्रुप में पूछ लीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। तो जितना भी बताया लेक्चर को बहुत आराम से देखिए, ठीक है। मैंने इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब ये डिटेल्ड भी है और शॉर्ट भी है। मैंने आपको सब कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है। और ज़्यादा कंफ्यूज भी नहीं किया, ज़्यादा डीप में भी हम लोग नहीं गए और ज़्यादा शैलो भी नहीं पढ़ा। तो इतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। तो जब मैं नोट्स भेजूंगा तो शॉर्ट फॉर्म में उसमें कुछ क्वेश्चंस भी भेज रहा हूँ। आपको कल के नोट्स कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। और फिर इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो कल जो आपको मिलेंगे थोड़ा सा उसको कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है हार्ट वाला उसको शुरू करेंगे। वो उसमें ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं है, बहुत सिंपल है हार्ट को पढ़ना, तो वो जल्दी हो जाएगा। मतलब बायोलॉजी के बाकी के जो सिस्टम्स हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे लंबा होता है, ठीक है ना। तो बाकी में तो खैर उतना टाइम नहीं लगता, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए इसमें इतना टाइम लगा। तो फिर आगे करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।